हेलो गाइज, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर से हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसके बारे में आप पिछले काफी दिनों से न्यूज़पेपर के माध्यम से, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चाएं या डिबेट्स हैं वो सुनते आ रहे हैं। ठीक है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। शायद हम या आपको वो जो डिबेट्स हैं, वो चर्चाएं हैं, उनके माध्यम से वो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अच्छी प्रकार से न समझ में आई। ठीक है, तो उसके ही कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बदलाव लेके आ रही है ये शिक्षा नीति, आगे इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं या क्या भविष्य में इसके संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, उन्हीं बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर कोई नया साथी जुड़ा है हमारे चैनल से तो वो हमारी जो वीडियो है आज की उसको लाइक कर दे, उसको सब्सक्राइब करे। ठीक है, और शेयर करे ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो हमारे जो लोकल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो जानने की जिज्ञासा है लोगों के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा जान सके साधारण सी भाषा के अंदर कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इससे क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना है। क्योंकि अभी तो ये शिक्षा जो नीति है वो बनकर अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। ठीक है, अब बनकर तो तैयार हो गई लेकिन अभी भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ 3-4 दिनों पहले ही 25 सितंबर को ग्राम पंचायत जो है उनसे भी केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने उनसे कुछ सुझाव मांगे थे इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। जो कुछ चेंज करने की आवश्यकता होगी तो उसको चेंज भी किया जाएगा। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है और आने वाले 3-4 वर्षों के दौरान इसको लागू करने की संभावना पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इस नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि इससे पहले भी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो इससे पहले भी भारत में शिक्षा नीतियां हैं वो लागू हुई हैं। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ, कब हुआ? भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय भारत के सामने बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उनमें एक समस्या थी लिटरेसी की, यानी साक्षरता की, शिक्षा का अभाव था भारतीय लोगों के अंदर। ठीक है, जब भारत में पहली जो जनगणना हुई थी 1951 के अंदर, उसमें भारत में साक्षरता दर है वो 18.33% थी, यानी कि 100 में से 18 व्यक्ति वो ही शिक्षित थे। तो भारत सरकार ने क्या सोचा कि भारत सरकार ने सोचा कि इस साक्षरता दर को बढ़ाना है क्योंकि स्वतंत्रता मिल गई है। ठीक है, तो लोगों को क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है। तो उस दिशा में सरकार ने कदम उठाने स्टार्ट किए। और जब भारत की जो पहली शिक्षा नीति आई थी, फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो आजादी के लगभग 20 वर्ष के पश्चात, कितने वर्ष के पश्चात? 20 ईयर्स, 20 वर्ष के पश्चात भारत की शिक्षा जो नीति है वो तैयार हुई थी। इस शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए भारत सरकार ने क्या 1964 to 66 के दौरान 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री की नेतृत्व में भारत सरकार ने एक कमीशन की नियुक्ति की जिसका नाम था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की नियुक्ति की थी जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में कोठारी कमीशन की नियुक्ति की और उसने 1966 तक कार्य किया। इन 2 से 2.5 वर्षों के दौरान उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ थे उनसे राय विचार विमर्श किया और फिर एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया जो क्या थी? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत की जो प्रथम जो शिक्षा नीति है वो उभर कर सामने आई और इस शिक्षा नीति को लागू किया गया कब? 1968 में।
ठीक है। तो जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उसको बोला जाता है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसके पश्चात उसके 1968 के पश्चात लगभग 20 वर्ष के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ साथ और परिवर्तन किए गए। ठीक है। और भारत में इससे लगभग 18 वर्ष के पश्चात कब 1986 में 1986 में राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके समय में भारत में सेकंड जो है एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 के अंदर। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने महसूस किया कि समय के साथ साथ जो शिक्षा नीति जो 1968 में जो प्रथम शिक्षा नीति लागू की गई थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो उन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन किए। जो विशेषज्ञ थे उनसे राय विचार विमर्श करने के पश्चात एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया जिसे क्या कहा गया? सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। ठीक है। इसके पश्चात जो वर्तमान में जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, वो भारत की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है। तीसरी शिक्षा नीति के रूप में 2020 में एक शिक्षा नीति सामने आई है। ठीक है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने 2017 में 2017 के अंदर भारत सरकार ने के कस्तूरीरंजन प्रोफेसर के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। ठीक है। एक समिति बनाई उन्होंने और उस समिति का काम क्या था कि भारत में अब जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, दूसरी जो शिक्षा नीति थी, उसके अंदर परिवर्तन करके एक देश के अंदर विश्वव्यापी शिक्षा नीति बनाने की जिम्मेवारी सौंपी थी। किसको? के कस्तूरीरंजन को। उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है। उस समिति ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 17 के में इसका गठन किया गया, फिर 18, 19 और 20 के दौरान इस समिति ने देश के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ थे उनके साथ, जो यूनिवर्सिटीज के काउंसलर थे, जो कुलपति थे, उनके साथ प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके साथ और देश के विभिन्न जो जाने माने जो व्यक्ति हैं उनके साथ और निचले स्तर पर जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि 25 सितंबर को देश की जो निम्न स्तरीय जो शासन व्यवस्था है जिसको ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है उससे भी विचार विमर्श किया गया। ठीक है। तो सभी से विचार विमर्श करने के पश्चात एक नई शिक्षा नीति उभर कर सामने आई जिसको नाम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। ठीक है। ये भारत में तीसरी शिक्षा नीति है जो किसकी अध्यक्षता में आई है? के कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नई शिक्षा नीति है वो उसके मसौदा तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो वो जिम्मेवारी थी के कस्तूरीरंजन की। ठीक है। इसकी अध्यक्षता में इस समिति ने एक नई शिक्षा नीति लेकर आया है। ठीक है। ये तो इससे पहले का है कि नई शिक्षा नीति आने से पहले भारत में जो शिक्षा नीति थी उनका क्या भविष्य है कि कब कब शिक्षा नीति है वो भारत में लागू हुई थी या वो किस तरह की शिक्षा नीति थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो नई शिक्षा नीति है उसके ऊपर, उसका जो मसौदा है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो शामिल की गई है, क्या क्या हटाई गई है, क्या चीज नई है, क्या परिवर्तन करने वाली चीजें हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। ये जो शिक्षा नीति है इसके अंदर आप देखते हो सबसे पहले कि एक नया फार्मूला उभर कर सामने आया है। वो फार्मूला क्या है? 5 + 3 + 3 + 4। इस फॉर्मूले पर काम करेगी ये शिक्षा नीति। ठीक है। इसको हम विस्तार से समझेंगे कि 5 + 3 + 3 + 4 है वो क्या है, क्या फार्मूला है वो। ये जो फार्मूला है इसके अंतर्गत 4 जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेज हैं, उनके अंदर शिक्षा के स्तर है उनको विभाजित किया गया है। ठीक है। एक तो 5 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 4 ईयर।
ठीक है, इस तरह से विभाजन किया गया है। जो पहले क्या होता था, पहले होता था 10+2, ये 2 स्तर होते थे कि 10 वर्ष की शिक्षा लेंगे और फिर +2 की 1 या 2 जो है वो 2 वर्ष की शिक्षा होगी। इस प्रकार से जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो इस फॉर्मूले के ऊपर काम करती थी, लेकिन अब इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 के रूप में विभाजित कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेज है। वो 4 स्टेज कौन सी हैं? एक तो जो फर्स्ट स्टेज है, उसका नाम दिया गया है, पहली जो अवस्था है उसको नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज के रूप में इसकी पहचान की गई, यानी कि एक आधारभूत अवस्था के रूप में इसकी पहचान है। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज। ये जो स्टेज है वो कितने वर्ष तक रहेगी? ये 5 ईयर तक रहेगी। 5 वर्ष तक ये स्टेज है वो रहने वाली है। इस स्टेज के अंतर्गत जो एडमिशन होगा एक स्टूडेंट का, वो जो स्टूडेंट होगा उसकी एज होगी 3 ईयर। 3 साल का बच्चा वो एडमिशन लेगा इस स्टेज के अंदर। ठीक है, इस स्टेज में जो क्लासेज होंगी, LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 5 साल होंगे। यानी कि LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट और सेकंड जो क्लास होंगी वो फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इस स्टेज के अंदर जो बच्चे सीखेंगे वो किसके माध्यम से? प्ले स्कूल के माध्यम से। प्ले स्कूल है, ICDS है, इनके माध्यम से सीखेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो होती हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो होती है, जिनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, उनके माध्यम से, और जो किड्स प्ले स्कूल जो होते हैं उनके माध्यम से इनको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो सीखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट से, प्राकृतिक वातावरण से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा टीचर्स का और किसी प्रकार का। ये खेल खेल के अंदर जो गतिविधियां वो सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसी शिक्षा पर बल देते थे कि बच्चे को प्रारंभ में क्या करना चाहिए कि खुले पर्यावरण के अंदर उसको छोड़ देना चाहिए, वो अपने इन्वायरमेंट से ही सीखेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा। ठीक है, उस बात पे ही इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो फाउंडेशन स्टेज रखी गई है 5 साल की, उसके अंतर्गत ये चीजें हैं वो शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त इस स्टेज के अंदर एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, नो एग्जाम, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं होगा सेकंड क्लास तक। ठीक है, न तो LKG में, न UKG में, न नर्सरी, फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर कोई एग्जाम हो वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो रहने वाली है 5 साल की, देखो ये फर्स्ट जो 5 ईयर है वो क्या है, फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, एक आधारभूत अवस्था है उसके अंतर्गत ये रखे गए हैं। जो सेकंड जो स्टेज रहने वाली है वो है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज है वो दूसरी जो अवस्था है, कितने वर्ष की रहेगी ये? 3 ईयर। 3 साल की जो है वो प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि जो फाउंडेशन स्टेज है उसके ऊपर की जो स्टेज है वो रहने वाली है। इसके अंतर्गत जो क्लासेस रहने वाली हैं वो रहेंगी 3rd, 4th और 5th क्लास।
यानी कि जो पहले प्राइमरी जो एजुकेशन होती थी वहां तक जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो क्लास है वो क्या होगी, प्री प्रेटरी स्टेज के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल एजुकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो एग्जाम है वो होंगे, इसमें एग्जाम्स की बात की जाएगी। इसी के अंतर्गत जो एजुकेशन दी जाएगी उसके अंतर्गत जो लैंग्वेज होगी वो मदर लैंग्वेज, मातृभाषा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, मातृभाषा के माध्यम से बच्चे हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। कौन सी स्टेज के अंतर्गत, प्री स्टेज है उसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी भी भूमिका रहेगी। इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी कि जो प्री स्टेज है वो कितने वर्ष की रहेगी, 3 वर्ष की रहने वाली है, 3 साल की। इसके अंतर्गत जो क्लास होंगी वो कौन सी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो क्लास है वो इसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, और जो एक्चुअल जो एजुकेशन होगी, जो किताबों के माध्यम से, नोटबुक्स के माध्यम से जो एजुकेशन होगी वो इस स्टेज के अंतर्गत स्टार्ट होगी, प्री स्टेज के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो एग्जाम है, देखो जो फाउंडेशन स्टेज है उसके अंतर्गत नो एग्जाम, नो एजुकेशन, ओनली एजुकेशन फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट एंड प्ले स्कूल। ठीक है, उनके माध्यम से इसके अंतर्गत एग्जाम भी होंगे। मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, किसी की स्थानीय भाषा, जैसे कहीं की तमिल है, कहीं की तेलुगु है, कहीं की कन्नड़ है, इस प्रकार की जो भाषाएं हैं उनके अंतर्गत भी इसको एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेज के अंदर, प्री स्टेज के अंतर्गत। ठीक है, 2 स्टेजेस हो गई। अब जो थर्ड जो स्टेज रहने वाली है, देखो एक चीज और है, ये जो है 5 ईयर, ठीक है, और ये कितना 3, यानी कि 8 साल के अंतर्गत 8 ईयर में क्या कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर रहा है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा है वो 8 वर्ष में पूरी हो रही है इसकी। ठीक है, और पहले कितने में होती थी, पहले 5 साल में हो रही थी, 5 ईयर। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या है, पहले एडमिशन होता था वो 6 ईयर का होता था। ठीक है, यानी कि कुल 11 साल का अगर बच्चा हो जाता था तब उसकी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होती थी। अब क्या हो रहा है, अब 3 साल के बच्चे का एडमिशन हो रहा है और 11 साल में ही क्या हो रही है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो रही है। यानी कि जो एजुकेशन कंप्लीट होने का जो समय है वो बराबर है, लेकिन एडमिशन का जो समय है वो परिवर्तित हो गया है। अब जो एडमिशन होगा वो कितने साल का होगा, 3 साल के बच्चे का एडमिशन होगा, लेकिन पहले कितने का होता था, 6 साल का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास के अंतर्गत एडमिशन लेता था। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि अब देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एडमिशन का टाइम भी तो कम है ना। एडमिशन 3 साल के बच्चे का हो रहा है, पहले हो रहा था 6 साल के बच्चे का एडमिशन, तो ये थोड़ा परिवर्तन आया है। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज, यानी कि कितने वर्ष हो गए हमारे, 8 साल है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 5 + 3 हो गए, अब रह गया 3 + 4 जो है वो रहता है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, देखो ये 5 हो गया, 3 हो गया, अब रहेगा 3। जो थर्ड जो स्टेज रहने वाली है वो रहने वाली है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज, ठीक है, ये स्टेज रहने वाली है हमारी। अब ये स्टेज रहेगी कितने वर्ष की, 3 ईयर, 3 साल की रहने वाली ये अवस्था भी। ठीक है, इसके अंतर्गत 6th, 7th, 8th ये 3 क्लासेस होंगी।
6th 7th और 8th क्लास है वो इसके अंतर्गत शामिल रहेंगी। इसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है, ठीक है, इस मिडिल स्टेज के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त इसी में कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया गया है, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेज, भारतीय जो भाषा है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। पहले क्या होता था, जो वोकेशनल जो एजुकेशन होती थी वो 10th क्लास जो होती थी उसके बाद प्रोवाइड करवाई जाती थी। अब इसमें ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब क्या किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से स्टार्ट करवा दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत क्या होता है, एक व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत कि अगर कोई बच्चा है वो सिलाई का काम सीखना चाहता है, कोई बढ़ईगिरी का काम सीखना चाहता है, कोई बुनाई का काम सीखना चाहता है, कोई और जो काम जैसे वायर का काम करना चाहता है, इस प्रकार का जो कोई हाथ का काम सीखना चाहता है तो उस बच्चे को ये एजुकेशन है वो 6th क्लास से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। इसमें ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और एक परिवर्तन क्या है, समय की मांग ये है कि कंप्यूटर की दिनों दिन डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। उस डिमांड को, उस आवश्यकता को, उस मांग को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर एजुकेशन है इसके अंतर्गत इंडियन लैंग्वेज है वो शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त जो मैथ है, साइंस है, इसके साथ साथ जो इंडियन लैंग्वेज है वो भी होनी चाहिए। जैसे एसकेटी है, संस्कृत ले सकता है बच्चा, कोई आर्ट लेना चाहे, आर्ट यानी कि कला, ठीक है, उसको लेना चाहे तो वो ले सकता है। और किसी की क्षेत्र की स्थानीय भाषा है उसको लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो वो चीजें इसके अंतर्गत रहेंगी। लेकिन मिडिल स्टेज है वो 3 साल की रहने वाली है, 6th 7th और 8th क्लास की, ठीक है। इसके अंतर्गत जो परिवर्तन याद रखना है वो आपको 2 परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन मिडिल स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी और कंप्यूटर एजुकेशन है वो भी मिडिल स्टेज के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। ये जो है वो 3rd स्टेज है वो 3 ईयर, 5 + 3 + 3 ये हो गया। अब रहता हमारा 4 ईयर, लास्ट जो है वो। ये जो 4th स्टेज है इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज है वो, क्योंकि स्पष्ट है ये कितने वर्ष की रहने वाली है, 4 ईयर, 4 साल की रहने वाली है ये अवस्था, ठीक है। इस अवस्था के अंतर्गत 9th to 12th क्लास तक की एजुकेशन है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसी स्टेज के अंतर्गत फॉरेन लैंग्वेज है विदेशी भाषा है उसका भी स्टूडेंट अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। स्ट्रीम जो है, ये स्ट्रीम है वो समाप्त हो जाएंगी। स्ट्रीम सिस्टम जो होता है का एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे एक प्रकार से। देखो जो सेकेंडरी स्टेज है वो कितने साल की, 4 साल की। कब से कब तक, 9th 10th 11th 12th, 4 साल की। इसके अंतर्गत जो है वो 2 परिवर्तन रहेंगे। ये 2 बड़े परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन ये भी, इसको भी शामिल कर सकते हैं हम। ये 3 परिवर्तन किए गए। वो 3 परिवर्तन क्या है, सबसे पहले तो जो सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि
एक वर्ष के अंदर 2 बार एग्जाम होंगे, यानी कि 6-6 महीने के अंदर पेपर देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जो पहले हमारे टाइम में होता था, क्या होता था, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, सेकंड में जो होते थे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। तो उस प्रकार से भी लागू किया जा सकता है। इसका सिलेबस होने के पश्चात पता चलेगा कि जो सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट या सेकंड दोनों एक जैसे होंगे या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा सेकंड सब्जेक्टिव होगा, वो बाद में डिपेंड करेगा। लेकिन क्या है, सेमेस्टर सिस्टम वो लागू कर दिया जाएगा इसके अंतर्गत, यानी कि वर्ष में 2 बार एग्जाम होंगे। दूसरा क्या है, जो स्ट्रीम सिस्टम जो होता है, स्ट्रीम सिस्टम क्या होता है, एक होती है आर्ट, एक होती है मेडिकल, एक होती है नॉन मेडिकल। ये जो सिस्टम है इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया। अब क्या होगा, मल्टी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिस्टम होगा। यानी कि पहले क्या होता था, एक स्टूडेंट ने आर्ट्स ले ली, एक ने मेडिकल ले ली, एक ने नॉन मेडिकल ले ली, तो क्या होता था, समाज के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी थोड़ा हीनता की भावना पैदा होती थी कि एक बच्चा मान लेते हैं आर्ट ले लिया, ठीक है, उससे कहीं समाज में पूछा जाए क्या कर रहे हो, ये कहीं +1 में हो, +2 में, कौन से स्ट्रीम से हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो वो कह रहा था आर्ट्स में, तो उससे हीनता की भावना से देखा जाता। साइंस नहीं लिया आपने, मेडिकल नहीं लिया, नॉन मेडिकल नहीं लिया, ठीक है। एक अभिभावक भी अपने बच्चे से थोड़ा खिन्न रहता था कि देखो मेरा जो पड़ोसी का बच्चा वो मेडिकल से पढ़ रहा है, नॉन मेडिकल से पढ़ रहा है, और मेरा बच्चा वो आर्ट्स से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार समाज के अंदर जो आर्ट्स स्टूडेंट, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट के बीच जो खाई थी, जो भेदभाव होता था एक प्रकार से, या जो देखने का जो नजरिया होता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। बच्चों के अंदर जो तनाव होता था उसके कारण, उसको समाप्त करने के लिए क्या किया गया है, इस जो स्ट्रीम सिस्टम जो होता है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब 10th करने के पश्चात +1 में एक स्टूडेंट है, उसको सभी सब्जेक्ट, यानी कि उसको हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। उसमें से केवल आपको 5 सब्जेक्ट चुनने हैं। उसमें एक स्टूडेंट है वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, वो स्टूडेंट फिजिक्स भी पढ़ सकता है, वो स्टूडेंट बायो भी पढ़ सकता है, वो स्टूडेंट केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो कोई 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो फॉरेन लैंग्वेज है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई बच्चे की इंटरेस्ट है कि मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, मैं चाइनीज भाषा, मैं अमेरिकन भाषा सीखना चाहता हूँ, मैं फ्रेंच भाषा सीखना चाहता हूँ, तो वो भाषा भी वो बच्चा ले सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्ट्रीम सिस्टम हो वो खत्म कर दिया गया है। आगे भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। देखो आगे बार बार जैसे ग्रेजुएशन स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पर, यहाँ पे ही समाप्त हो गया तो वहां पे तो संभावना ही नहीं है लगने की, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी सब्जेक्ट सिस्टम है वो इसके अंतर्गत लागू है, वो कर दिया गया है। और ये महत्वपूर्ण कदम है किस स्तर पर, सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत। तो ये जो हमारा फार्मूला था क्या था, 5 + 3 + 3 + 4 का जो फार्मूला था। 5 जो है वो कौन सा, फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है, जिसमें LKG से 2nd क्लास के जो स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे। 3 है वो क्या है, प्रीपरेटरी स्टेज है, जिसके अंतर्गत 3rd, 4th और 5th क्लास। फिर नेक्स्ट 3 है वो मिडिल स्टेज, जिसके अंतर्गत 6th, 7th और 8th क्लास। और 4 है ये सेकेंडरी स्टेज, जिसके अंदर 9th to 12th क्लास है उसके अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है। ये तो हमारा ये फार्मूला था। इसके अतिरिक्त जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा की बात की जाती है। जो +2 करने के पश्चात जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, उसके अंतर्गत क्या परिवर्तन किया गया है वो भी समझना जरूरी है हमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, और ये वो सोचेंगे कि शिक्षा नीति है तो वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ लेके आई होगी, हमारे लिए भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो हमें वो भी समझना जरूरी है। +2 करने के पश्चात एक स्टूडेंट है
वो जाएगा तो वो स्ट्रीम सिस्टम से नहीं जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आर्ट्स से आया है, ये मेडिकल से आया है, ये नॉन मेडिकल से आया है, क्योंकि स्ट्रीम सिस्टम वो पहले ही समाप्त कर दिया गया है। अब जो एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लेवल जो है पे पहुंच जाता है स्टूडेंट। तो ग्रेजुएशन जो होगी अब नई शिक्षा नीति के तहत वो 4 ईयर की होगी, 4 साल का है। वो स्नातक जो कोर्स होगा वो 4 साल का होगा, और इन चारों सालों का अपना अपना महत्व होगा। उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर जो है सेकंड ईयर है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। ऐसे 4 साल की होगी। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देता है, ठीक है, तो उसको मिलेगा क्या, उसको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है वो 2 साल पूरे करने के पश्चात उसको मिलेगा डिप्लोमा, ठीक है। और 3 साल पूरा करने के पश्चात स्टूडेंट को मिलेगा डिग्री, और 4 साल पूरा करने के पश्चात मिलेगा रिसर्च। देखो इसके अंतर्गत भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्या है, पहले अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता था, ठीक है, तो किसी भी कारण से मान लेते कोई परेशानी हो जाती है, किसी की जॉब लग जाती है, कोई इकोनॉमिकली कंडीशन उसकी डाउन हो जाती है, या किसी कारण से बीमार रहता लंबे समय तक, तो वो क्या करता है, मान लेते 1 साल पूरा करने के पश्चात वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाता था, तो उसकी 1 साल की जो एजुकेशन उसने प्राप्त की उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के पश्चात फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे देता है, मान लेते हैं 1 साल ही पढ़ाई करता है और वो किसी कारण से छोड़ देता है पढ़ाई, तो उसको जो एजुकेशन उसने प्राप्त की उसका इनाम मिलेगा, किसके रूप में, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा एक प्रकार से 1 साल के पश्चात। अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है और बाद में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड ईयर अगर कोई 3 साल की एजुकेशन पूरी कर लेता है, ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको डिग्री प्रदान की जाएगी। और फोर्थ ईयर अगर कोई 4 साल की ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्री के साथ साथ रिसर्च, ग्रेजुएशन इन रिसर्च प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी कि रिसर्च से, अनुसंधान से वो स्नातक है 4 साल कंप्लीट करने के पश्चात। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर कोई 2 साल स्टूडेंट ग्रेजुएशन में पढ़ता है तो उसकी एजुकेशन अगर बीच में छोड़ देता है तो उसकी एजुकेशन की कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जाता था उसको, ठीक है। यानी कि उसके जो ग्रेजुएशन के 2 साल होते थे उनकी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती थी। अब कोई स्टूडेंट 1 साल भी अगर ग्रेजुएशन पूरी करता है तो उसकी भी वैल्यू है, 2 साल की भी, 3 साल की भी और 4 साल की भी। और मान लेते हैं कोई स्टूडेंट, पहले क्या होता था, 1 साल करने के पश्चात अगर दोबारा से वो एडमिशन लेना चाहता तो उसको एडमिशन नहीं मिल पाता था। अब क्या है, इनके अंतर्गत एक जो फैसिलिटी मिली है वो है री एंट्री, दोबारा से वापसी का मौका होता है। अगर मान लेते किसी ने 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो वो दोबारा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट प्राप्त कर ली थी पहले ही। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये ड्रॉप आउट जो होता है, बीच में एजुकेशन को छोड़ देते हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस के रूप में उभर कर सामने आया है, ठीक है। तो ये जो ग्रेजुएशन स्तर का जो लेवल की जो एजुकेशन है जो 4 साल की रहने वाली है, उन चारों का अपना महत्व है। इसके अतिरिक्त
मान लेते कोई डिग्री ले लेता है तो उसका जॉब के अंदर अपना महत्व है। कोई भी जॉब लेना चाहता है कि डिग्री है उसके पास, डिग्री के आधार पर कोई जॉब है वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रखी किसी जॉब के अंदर, किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो वो 3 साल अगर ग्रेजुएशन में गया है, 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं की है, तो भी वो उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, वो जॉब हासिल कर सकता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात जो इससे हायर एजुकेशन होती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसके अंदर भी परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन है? पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 और 2 साल की रहने वाली है, 1 and 2 years। 1 साल की किसके लिए? जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी कि जिसने रिसर्च किया है ग्रेजुएशन में, उसको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, स्नातकोत्तर का कोर्स करना है, तो उसके लिए स्नातकोत्तर रहने वाली है वो 1 साल की रहने वाली है। और किसी ने केवल डिग्री हासिल की है उसके लिए 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के रहेंगे। यानी कि अगर कोई आज की भाषा में अगर बातें कोई एमए करना चाहता है तो अगर डिग्री हासिल की है तो वो 2 साल में होती है। ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? आगे भी यही सिस्टम रहेगा कि डिग्री हासिल कर ली, मान लेते हैं ग्रेजुएशन 3 साल तक उसने ग्रेजुएशन में गया और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसको 2 साल की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है वो करनी पड़ेगी। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल की होगी? 2 साल की। और किसी ने 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी कि जिसने रिसर्च हासिल की है, रिसर्च किया कंप्लीट है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 साल की रहने वाली है। ठीक है, ये दोनों ही तरह से फायदेमंद है, क्योंकि 4 साल यहां लगा देंगे तो यहाँ 1 साल लगाना पड़ेगा, और यहाँ 3 साल लगाएंगे तो यहाँ पे 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। इसके पश्चात अगर ऊपरी लेवल पे अगर बात करते हैं हम, तो एमफिल होती थी, मास्टर ऑफ फिलोसफी है, इसको समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको समाप्त किया गया है। यानी कि एमफिल की अब कोई डिग्री वगैरह है, कोई कोर्स वगैरह है वो नहीं होगा, बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया है। इससे ऊपर जो हायर एजुकेशन बात करते हैं, पीएचडी, पीएचडी जब करते हैं तो वो पीएचडी है वो 4 साल की रहने वाली है, 4 ईयर, 4 साल की पीएचडी हो रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो ग्रेजुएशन से पीएचडी तक की बात करें, तो जो ग्रेजुएशन में जो चेंज हुआ है, जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च के बारे में जो नई चीज उभर के सामने आई है, वो एक महत्वपूर्ण कदम है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्लीट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो क्लास टू क्लास, जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्टेजेज हैं, उनके अंदर जो परिवर्तन हुए हैं वो। इसके अतिरिक्त इसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ और कदम उठाए गए हैं। वो कदम देखो, महत्वपूर्ण कदम इन्हीं में से छाट के आते हैं। एक तो देखो, अब जो है वो 3% है वो जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का केवल 30% है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है, लेकिन विकसित देशों में वो 6, 7, 8, 10, 12% खर्च होता है। इसलिए वहां पे एजुकेशन का स्तर है वो बहुत अच्छा है। अब क्या कदम उठाएगा इस शिक्षा नीति के अंतर्गत कि 6% वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा देश की जीडीपी का, वो इसके अंतर्गत। एक जो है वो वोकेशनल एजुकेशन, कहां से? 6th क्लास से शुरू की गई, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर एजुकेशन है, कंप्यूटर की जो शिक्षा वो 6th से स्टार्ट की गई है, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है। एक फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने की बात की गई, कहां पे? जो सेकेंडरी स्टेज है, इस अवस्था में अगर कोई स्टूडेंट विदेशी भाषा सीखना चाहता है तो उसको भी इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया गया है।
ठीक है, ये कुछ जो महत्वपूर्ण कदम है वो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर गहराई में जाए तो ये जो टॉपिक है हमारा वो 3-4 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो हमें समझना है। वो हमें सबसे पहले तो हमें ये पैटर्न समझना है कि ये पैटर्न किस बात पे बल देता है। ये 5+3+3+4 जो है वो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर है वो फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत, जिसमें LKG टू सेकेंड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। 3 जो है वो क्या है, प्रीपरेटरी स्टेज है, जिसके अंतर्गत 3rd to 5th क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। 3rd जो है वो 3 ईयर वाला, इसके अंतर्गत मिडिल जो स्टेज है उसके अंतर्गत, जिसमें 6th to 8th क्लास, और 4 है उसमें सेकेंडरी जो एजुकेशन है, सेकेंडरी जो स्टेज है उसके अंतर्गत 9th to +2 क्लास है उसकी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है जो फर्स्ट जो 5 ईयर के अंतर्गत जो एजुकेशन है वो प्ले स्कूल या ICDS जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती हैं उसके माध्यम से, या किड्स प्ले स्कूल के माध्यम से। इसके अतिरिक्त नेचुरल एनवायरनमेंट जो प्राकृतिक पर्यावरण में बच्चे हैं वो खेल खेल में सीखने की कोशिश करेंगे। ऊपर की जो बात करें उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर बल दिया गया। विदेशी भाषाओं पे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जो स्ट्रीम सिस्टम जो होता है बच्चों के अंदर, सबसे बड़ा जो बहुत सारे बच्चे हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं उसके कारण, या आपस में जो समाज के अंदर उसके खींचतान होती है, जो तनाव होता है समाज के अंदर उससे, तो उससे बचाने के लिए, बच्चे को तनाव से दूर रखने के लिए, समाज में सम्मान बनाए रखने के लिए बच्चे का, उसके लिए स्ट्रीम सिस्टम हो उसको समाप्त कर देगा। अब कोई मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट वाला नहीं होगा, सब क्या होंगे, सेकेंडरी एजुकेशन मिलेगी उनको। वो सभी हैं वो एक जैसे सर्टिफिकेट मिलेगी, उसमें वो साइंस भी पढ़ सकता है, उसमें केमिस्ट्री भी, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, फिजिक्स भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है, और जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ सकता है उसके अंदर। इसके अतिरिक्त जो ग्रेजुएशन स्तर पे ग्रेजुएशन वो 4 साल की होगी, अब 3 साल की होती थी। प्रत्येक साल है उसका अपना महत्व रहेगा। अगर 1 साल बच्चा जाता है तो वो सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, 3rd ईयर में डिग्री, और 4th ईयर है उसमें रिसर्च उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट जो है वो ग्रेजुएशन होगी 4 साल की। हमें है वो 1 साल और 2 साल, यानी कि हमें नहीं कहेंगे अब आगे से, क्योंकि हमको MSc ये चीजें है, स्ट्रीम सिस्टम है, ये पहले सेकेंडरी स्टेज पे समाप्त हो गया था। तो न तो BSc, BCom, BA ये रहेगा, और न में हमको MSc रहेगा। इस प्रकार का सिस्टम वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य बिंदु से जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी था, जो चीजें वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको बताइएगा, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज छूट गई है, अगर आपने उसका एजुकेशन पॉलिसी का पहले ही अध्ययन किया है और मेरे से कुछ चीजें रह गई हैं, तो आप उसको याद दिलाइएगा, उसको भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जो है टॉपिक्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जो हमारा एक विषय था, महत्वपूर्ण विषय, जो आप सबकी मांग के ऊपर इसको आज लेकर आया था मैं, आपको ये कैसा लगा, आप ये भी चीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अपने आसपास अपने साथियों से, अपने सगे संबंधियों से इसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले। और एक चीज फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है। इसको लागू करने के लिए पहले इनका सिलेबस तैयार करना पड़ेगा इस स्तर पे। ठीक है, फिर टीचर तैयार करने पड़ेंगे, इस स्तर के टीचर हैं वो किस प्रकार से टीचर वो असेसमेंट करेंगे, किस प्रकार से टीचर है उनके सिलेक्शन के प्रोसेस होने वाली है, वो चीजें तैयार की जाएंगी। फिर 2-3 साल में इसको लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2035 तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जो बच्चों का जो ग्रोथ रेशियो है एडमिशन का हायर एजुकेशन में वो 50% हासिल करना है। तो अगले 15 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो कम से कम 5 वर्ष है वो इस कंप्लीट जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से रहिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको जारी रखिएगा। जब भी इसको लागू किया जाएगा तो धीरे धीरे लागू किया जाएगा। पहले इसको लागू किया जाएगा 5 ईयर को, फिर 3, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा।
तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है आपका, तो वो डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, सुझाव दीजिएगा कि आपको ये हमारा जो टॉपिक्स है वो कैसा लगा। आप लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।